हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल मैड एलाइट एकेडमी में बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक चैप्टर लेके आया हूँ और खासकर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो हमारे नीट में पोर्शन कवर करता है ना, वो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और मैं जो ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं। तो आज मैं यहाँ पे इसका वन शॉट लूंगा, बट याद रखना आप लोग कि ये जो वन शॉट होगा ना, ये वही वन शॉट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका मतलब मैं केवल एनसीईआरटी की उन्हीं लाइन को आज बताऊंगा, ठीक है, उसी टॉपिक को आज बताऊंगा जो बार बार रिपीट किए गए थे। और याद रखिएगा, इसे आप पीवाईक्यूज की तरह ही मानिएगा और उसको लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिएगा, मैं 30 to 35 मिनट में इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करूंगा। और याद रखना, इससे बाहर यहाँ पे मतलब नीट एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको देखते चलना है, पढ़ते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड किस पे करता है? आपका हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, किसी भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? या तो उसके हैबिटेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, या तो उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट यानी कि पानी और लैंड उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि ब्रीदिंग का जो भी मैकेनिज्म है ना, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी पे रह रहा है या फिर आपका लैंड पे रह रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका पानी वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो लैंड पे आके सरवाइव कर जाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा और इसीलिए वो मर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्टिब्रेट की। तो इनवर्टिब्रेट जिनके पास वर्टिब्रा, याद रखना, जिनके पास वर्टिब्रा नहीं होती है उन्हें हम लोग इनवर्टिब्रेट कहते हैं। में डिफरेंट तरीके से रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इनवर्टिब्रेट में, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात करता है स्पॉन्जेस की, ठीक है। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन से अपने बॉडी सरफेस पर O2 और CO2 एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आपको केवल एक ही लाइन, यहाँ पे एक ही वर्ड याद रखना है, सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। याद रखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करेंगे, O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन से? आपका सबसे पहला आपका कौन हो गया? स्पॉन्जेस, ठीक है, जिन्हें हम लोग पोरीफेरा कहते हैं, सिलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इसमें जितने भी आते हैं ना, ये सब कैसे करेंगे रेस्पिरेशन? अपने डिफ्यूजन से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से बोलते हैं हम लोग। मतलब कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है इनके पास, सिर्फ एपिडर्मिस से गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। याद रखना आप लोग, सिर्फ एपिडर्मिस से गैस का एक्सचेंज करते हैं ये लोग, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अर्थ बॉम्ब्स की। अर्थ बॉम्ब क्या होता है? इनके पास मॉइस्ट क्यूटिकल, इसको आप लोग क्या करिएगा, हाईलाइट करिए, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रिस्पायर करते हैं। बॉडी हमेशा मॉइस्ट होती है, जिससे O2 का डिफ्यूजन हो जाता है, यानी O2 डिफ्यूज हो जाता है वहां पे उनकी बॉडी में आके। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल का एक लेयर पाया जाता है, ठीक है। और वही लेयर क्या करेगा? डिफ्यूजन का काम करेगा, मतलब रेस्पिरेशन का काम करेगा, ठीक है, O2 और CO2 के एक्सचेंज में। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट के पास ट्रैकियल ट्यूब्स का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? ट्रैकियल ट्यूब का। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इंसेक्ट्स होता है ना, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू ही रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। एयर सीधा इन ट्यूब से टिश्यू तक जाती है, ब्लड इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। याद रखना, मैं इसको इस टाइप से बनाया हूं, ठीक है, पीपीटी को अपने इस टाइप से मैंने बनाया है, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपके लिए इफेक्टफुल रहे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप दोनों मीडियम के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह मैंने डिजाइन किया है। अब बात करते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क की। तो ये लोग ना गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जो भी आप कहें। उसके बाद है जो आर्थ्रोपोड और मोलस्क पानी में रहते हैं, वो गिल्स का यूज करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी गिल से करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ब्रैकियल रेस्पिरेशन कौन कौन से एनिमल करते हैं, तो आपको बताना होगा
कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क करते हैं। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की बात करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं, वो लोग लंग से रिस्पायर करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या था, आपने जितने भी मैमल्स देखे होंगे, ठीक है, मैमल्स की बात हो गया, एम्फीबियंस की बात हो गया, रेप्टाइल्स की बात हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, इन सब के पास लंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। ठीक है, और जो जमीन पर रहते हैं उनमें लंग्स डेवलप होते हैं, और जो भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लंग से रिस्पायर करता है ना, उसे हम लोग प्लमोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सारे जो होते हैं ना, प्राइमरी लंग्स का यूज करते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देखेंगे, ठीक है, वो सारे किससे रिस्पायर करेंगे, ठीक है, रिस्पायरेशन करते हैं, वो सब लंग से रिस्पायरेशन करते हैं। ओके, उसके बाद फिशेस की बात करते हैं। फिशेस गिल्स का यूज करती हैं, आप सब जानते हैं, आप सभी लोग ने मछलियां देखी है। ठीक है, जितनी प्रकार की मछलियां होती हैं ना, सारे प्रकार की, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, पानी जो होता है वो O2 में क्या होता है, डिजोल्व होता है, ये आप सब जानते हैं। और क्या होता है, मछली क्या करती है, उन पानी को पीती है और गिल से निकाल देती है। यानी कि गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन फंस जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहां रहता है, उनकी बॉडी में चला जाता है, हर एक सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, इन सब की बात करते हैं। तो ये सब जितने भी है ना, सब लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ये सारे ग्रुप लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग जो होता है ना, वो क्यूटेजिनियस रेस्पिरेशन करता है, मतलब वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, वो बकोफेरेंजियल, उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, और उसके बाद वो लंग्स के थ्रू भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, और फ्रॉग पानी में मॉइस्ट स्किन से O2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉग के पास क्या होता है, फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन होती है, जिसके थ्रू वो पानी में जब रहता है ना, तो वो क्या करता है, वो आपका रेस्पिरेशन करता है और O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज की। तो याद रखना, ये हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी कि जहां से हमारा जो एयर है ना वो अंदर आता है। उसके बाद नेसल पैसेज अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है हवा नेजल चैम्बर में। ठीक है, चैम्बर में, फिर फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में। याद रखना आप लोग, क्या क्या बताया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, वहां से हवा अंदर आया, फिर कहा जाएगा, नेसल पैसेज में, फिर नेसल चैम्बर में, फिर उसके बाद फेरिंक्स में, फिर उसके बाद लैरिंक्स में, फिर उसके बाद ट्रैकिया में जाता है। ठीक है, क्या जाता है, ट्रैकिया में जाता है। अब बात करते हैं एक और एपिग्लॉटिस की बात करते हैं। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया ट्रैकिया, और ट्रैकिया तक ही आप स्टॉप रहेंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस अभी पढ़ते हैं केवल 1 सेकंड में। एपिग्लॉटिस की बात करते हैं, क्योंकि ट्रैकिया लैरिंक्स के ऊपर, ठीक है, याद रखना, लैरिंक्स के ऊपर एक इलास्टिक फ्लैप होता है, जो सॉलोइंग के टाइम ग्लॉटिस को कवर करता है। यानी कि आपके जस्ट लैरिंक्स के ऊपर क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो ऐसे ढक्कन नुमा होता है, और वो क्या करता है, जब भी आप खाने को चबाते हो ना, सॉरी, चबाने के बाद निगलते हो, उस समय क्या होता है, वो सांस वाली नली पे आके ऐसे बैठ जाता है। इसलिए बैठ जाता है क्योंकि अगर आप गलती से भी अगर खाते समय सांस ले लोगे, तो वो आपके सांस की नली में चला जाता है, और आपको हिचकी मिचकी आती है, और ज्यादा बड़ा अमाउंट में जाता है, तो सांस रुकने से किसी किसी की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि आपको खाते समय आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो बोलने के लिए आपको सांस लेना पड़ेगा, और जब सांस लेना पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब ट्रैकिया डिवाइड होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पर। याद रखना, आपका ट्रैकिया है ना, वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पर डिवाइड होगा, यानी कि 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा। ठीक है, याद रखना, एक सीधी आया ट्रैकिया, उसके बाद वो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां बना रहा हूं मैं, ये सीधी आया ट्रैकिया, और इसके बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, राइट और लेफ्ट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ब्रोंकियल ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। जो मैंने अभी बताया ना, प्राइमरी ब्रोंकाई बना, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई बनेगा, टर्सरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स बनेगा। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद
एल्वोलाई में एल्वोलाई जाके वो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या क्या कैसे कैसे स्टेप से आपकी हवा अंदर आती है और एल्वोलाई में आने के बाद ही CO2 का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब एल्वोलाई को हम लोग कहते हैं एक्चुअल क्या एक्सचेंज ऑफ साइड बोलते हैं। ठीक है, O2 एंड CO2 को। ओके, लंग्स। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। उसके बाद हर लंग्स डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर्ड होता है। क्या देखिएगा, डबल लेयर प्लूरा से कवर होता है और बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है और इसका काम क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। क्या करता है ये, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड आया, आपको जोरदार धक्का दे दिया, धक्का देने पे ऐसा तो नहीं होता ना कि लंग्स में लग गया और लंग्स पंचर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपके उसमें क्या होता है, जो डबल लेयर होता है ना आपका, उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड क्या करता है, आपको फ्रिक्शन और किसी के धक्के या जोरदार झटके से आपको बचाता है। ओके, अब बात करते हैं कंडक्टिंग पार्ट की। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, याद रखना, नॉस्ट्रल से लेके नॉस्ट्रल से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जितना भी पार्ट है ना, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और इस पार्ट का काम क्या होता है, एयर को एल्वोलाई तक पहुंचाना होता है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल जो भी आते हैं ना आपके एयर के थ्रू, उसको क्या करता है, क्लीन करना होता है और एयर को वार्म और ह्यूमिडिटी करना होता है इसका काम। ठीक है, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके नीचे का हिस्सा यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है ना, उसके नीचे का हिस्सा होगा वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज एक्सचेंज पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, एल्वलाई और एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं एक्चुअल एक्सचेंज, सॉरी एक्चुअल गैस एक्सचेंज साइट बोलते हैं इसे। और यहीं पे O2 लंग से ब्लड ब्लड में और CO2 ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज होता है। ठीक है, आपको पता है यहीं से क्या होता है, O2 क्या करेगा, लंग से आपका ब्लड में जाएगा और ब्लड से CO2 क्या करेगा, लंग्स में आएगा। ठीक है, तो यहीं पे होता है आपका एल्वोलाई में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके, तो इसलिए इसको इसको आप लोग भूलिएगा नहीं बस। उसके बाद है हमारा थोरेसिक चैम्बर की बात करते हैं। तो थोरेसिक चैम्बर जो होता है, ये कैविटी जो होती है ना, 4 चीजों से बनी होती है। डॉर्सल में क्या होता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, वेंट्रल में क्या होता है, स्टर्नम होता है। और लेटरल में क्या होता है, रिब्स होता है। और लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, लेटरल आपका क्या हो गया, रिब्स हो गए। ठीक है, आपका डॉर्सल क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, पीछे के साइड आपका यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है। और उसके बाद वेंट्रल साइड में यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच में स्टर्नम होता है। ठीक है, साइड यानी कि आपका लेटरल साइड में क्या होता है, रिब्स होगा। और नीचे के साइड में क्या होता है, आपका डायफ्राम होता है। ठीक है, और ये डायफ्राम का शेप होता है, कैसा होता है, वो डोम शेप्ड होता है। ओके, इस बात को आप अच्छे से याद रखना, थोरेसिक चैम्बर से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग इंस्पिरेशन की, यानी कि जिसे हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा, लंग्स का प्रेशर जो है ना, एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर के वातावरण से लंग्स का प्रेशर जब कम हो जाएगा ना, तो एयर क्या होती है, लंग्स में आ जाती है। याद रखिएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर प्रेशर टू लो प्रेशर, इस बात को याद रखना आप। ठीक, और एक्सप्रेशन की बात करें, जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाए, यानी कि जब आपके लंग्स में, ठीक है याद रखना, जब आपके लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो आपके लंग्स की हवा कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन करना, तभी आप उसको कहेंगे हम लोग कि एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अब इंस्पिरेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सभी जानते हैं कि इंस्पिरेशन में क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि नीचे जाता है। ठीक, थोरेसिक कैविटी का वर्टिकल एक्सिस बढ़ता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो है ना हमारी, उसका क्या होता है, उसका वर्टिकल एक्सिस बढ़ता है, तभी इंस्पिरेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि रिब्स के बीच में ना आपके मसल, जैसे मान लो रिब्स के बीच में इतनी इतनी गैप होती है ना, थोड़ी थोड़ी गैप होती है, उसके बीच में क्या पाया जाता है, आपका एक मसल्स पाई जाती है, जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, रिब्स ऊपर उठती है और डीवी एक्सिस बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, डीवी एक्सिस आपका बढ़ेगा। ओके, डीवी एक्सिस का मतलब है डोर्सल वेंट्रल साइड। ठीक है, याद रखना, डोर्सल
वेंट्रल, ठीक है, एक्सिस जो होता है वो बढ़ता है। उसके बाद है आपका थोरेसिक वैल्यूम क्या होगा, आपका बढ़ेगा, पल्मोनरी वैल्यूम बढ़ेगा, और जब जब ये दोनों बढ़ेंगे ना, आपका क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डाउन हो जाएगा, लंग्स के अंदर एयर आपका आ जाएगा। याद रखिएगा, थोरेसिक वैल्यूम आपका बढ़ेगा, पल्मोनरी वैल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और जैसे ही ये दोनों बढ़ेंगे वैसे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और बाहर की जो एयर है ना वो आपके लंग्स में आ जाएगी, ठीक है। यही होता है आपका इंस्पिरेशन मैकेनिज्म होता है। उसके बाद एक, ठीक है, फुल फॉर्म्स मैंने लिखे हैं और उसका मतलब क्या होता है ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको पढ़ लो, देख लो, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टीवी, ठीक है, ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है, जब आप नॉर्मली सांस लेते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, ठीक है, याद रखना, नॉर्मल सांस लिया, फील करो, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सांस लिया बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, तो आपका क्या होगा, वो हवा जो अंदर जाती है उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल सांस आप लेते हैं, जो हवा अंदर गई ना, उसे ही टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद है आईआरबी, इसे हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल ब्रेथ के बाद आप गहरी सांस लेते हो, जो एक्स्ट्रा एयर अंदर जाती है उसे आई आर भी कहते हैं। इमेजिन, मुझे देखना, ठीक है, आप लोग, आपको कुछ नहीं करना है, पहले मुझे देखना है फिर खुद में फील करना है, ठीक है। देखिए सांस ले रहा हूं मैं, नॉर्मल, ठीक है, अब नॉर्मल लिया और खींच लिया, ठीक है, तो जो गहरी सांस लिया हम लोगों ने, ठीक है, नॉर्मल लेने के बाद जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने गहरी सांस खींच के लिया, उसे हम लोग कहते हैं आईआरबी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब ईआरबी क्या होता है, ईआरबी जो होता है वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है, याद रखना, ईआरबी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्रेथ आउट के बाद आप जोर लगा के जो हवा बाहर निकालते हो वो हवा कहलाती है ईआरबी, ठीक है। सांस ले लिया हम लोग ने, नॉर्मल ले लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, ये क्या हुआ, हम लोग ने एक्स्ट्रा हवा जो है वो छोड़ी है ना, वही आपका ईआरबी, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, यानी कि जितनी हवा आपके अंदर थी, ठीक है, नॉर्मल, उससे ज्यादा आपने क्या कर दिया, छोड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं आरबी को। आरबी क्या होता है, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, लंग्स में कुछ एयर हमेशा रहती है। याद रखिएगा, आप ये मत सोचना कि आपने जो एक्स्ट्रा हवा खींच के बाहर निकाल दी है, ठीक है, तो वो आपकी एंड लाइन थी, नहीं, आपके फेफड़ों में, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, कुछ हवा फिर भी बची रहती है, ठीक है, उसको आप नहीं निकाल सकते, वो रिजर्व रहती है, और इसे ही कहते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि लंग्स में कुछ एयर हमेशा रहती है, वरना लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाएंगे, और इसी एयर को क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। आप पूरी हवा पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ओके। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं, मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, यानी कि उसके बाद है आपका टीवी जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग वॉल्यूम होती है, और कितनी होती है, 500 ml, ठीक है, याद रखना, एक बार में 500 ml हवा हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। इसका मतलब ये है 12 से आपका 16, ठीक है, ब्रेथ आप लोग पर मिनट लेते हो, और इस दौरान आप क्या करते हो, 6 से 8 लीटर, ठीक है, हवा अंदर लेते हो 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आईआरबी की बात करते हैं। एक्स्ट्रा इनहेल्ड एयर क्या होता है, कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है, यानी कि एक्स्ट्रा जो होता है ना आपका इनहेल्ड, यानी कि आप एक्स्ट्रा ले सकते हो कितना, 2500 से 3000 ml हवा और अंदर ले सकते हो एक बार में, यानी 500 आप नॉर्मल लेते हो, उसके बाद 2500 से 3000 आप एक्स्ट्रा खींच के ले सकते हो, ओके। उसका ईआरबी क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सटेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, यानी कि 1000 से 1000 ml तक, यानी कि आपने क्या किया, आपने 500 जो अगर छोड़ा भी है ना, अगर, तो आप एक्स्ट्रा और छोड़ सकते हो, 1000 से 1000 100 ml छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके आरबी की बात करते हैं हम, एयर दैट नेवर कम्स आउट, यानी ऐसी एयर जो कभी भी बाहर नहीं आती है, ठीक है, आपके लंग्स के अंदर रहती है, वो कितनी होती है, 1100 से लेके 1200 तक, ठीक है, याद रखिएगा, 1100 से लेके 1200 ml तक क्या होता है, आपके वो लंग्स के अंदर ही रहता है, जो आरबी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करने वाली चीज है, आप इसको भी देखना, नोटिस करना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम लोग आईसी के नाम से जानते हैं, नॉर्मल सांस से लेकर मैक्सिमम डीप इनहेल तक जितनी हवा लंग्स में जा सकती है, उसे हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम लोग इसी के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। नॉर्मल सांस से लेकर मैक्सिमम फोर्स लगा के एक्सहेल तक की जितनी हवा बाहर आ सकती है उसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्रैक्टिकली आप लोग समझो। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि पूरा ले लिया, फिर अब यानी कि पूरा छोड़ दिया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यही हुआ। ठीक है, पहला मैंने जो लिया, ठीक है, पूरी सांस ले ली अपने औकात से बाहर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोले, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो जितनी हवा मैं छोड़ सकता हूं, अपनी औकात से ज्यादा हवा मैंने क्या कर दी, छोड़ दी है। ठीक है, उसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये नॉर्मल एक्सेल के बाद लंग्स में जितनी हवा बची रहती है, ठीक है, नॉर्मल एक्सेल के बाद, याद रखना यहाँ पे बोल रहा है नॉर्मल एक्सेल के बाद, यानी कि नॉर्मल आपने जितनी भी सांस छोड़ते हो उसके बाद जितनी हवा बची रहती है ना, उसे हम लोग कहते हैं आपका एफआरसी। ठीक, फिर वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम डीप इनहेल से लेके मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सेल तक टोटल हवा को मूव हो सकती है। ठीक है, हवा जो मूव हो सकती है उसे हम लोग कहेंगे आपका वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग लंग कैपेसिटी की बात करें यानी टीएलसी की बात करें, लंग्स की टोटल हवा रखने की कैपेसिटी जिसमें वो हवा भी शामिल है जो कभी बाहर नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिस्पायरेटरी कैपेसिटी दिया हुआ है, अब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, आपका टीबी और आईआरबी। ठीक है, उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, टीबी को और प्लस आईआरबी को ऐड कर देंगे ना, तो आपका निकल जाएगा क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टीबी प्लस ईआरबी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, ईआरबी प्लस आरबी है। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या है, ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी आप कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी निकालना है तो वीसी और प्लस आरबी कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको ये पूरा याद करना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरबी, उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपका टीवी प्लस ईआरबी, उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ईआरबी प्लस आरबी, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, ईआरबी प्लस टीवी प्लस आईआरबी, उसके बाद आपका टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, बीसी प्लस आरबी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो भी क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं ना इससे रिलेटेड वो आप सॉल्व करके आओ। बाद में माथा पकड़ के मत रहिएगा आप कि आपको ये क्वेश्चन आता था और आपने सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात करते हैं गैस एक्सचेंज की। ठीक है, एल्वलाई आप जानते हैं, आप सबको पता है कि ये क्या होता है, एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज बोलते हैं इसे, प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, याद रखना सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है और पर डिपेंड करता है क्या, आपका प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, सॉल्युबिलिटी कितनी है और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा होगा तो नहीं हो सकता है, बहुत कम होगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। देखिए इससे पहले जानिए पार्शियल प्रेशर होता क्या है। ठीक, कोई गैस कोई गैस में क्या O2 और CO2 ही हम लेंगे। ठीक है, हवा से ब्लड में कितना प्रेशर बनाती है, ठीक है, हवा से ब्लड में कितना प्रेशर बना रही है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर प्रेशर डिफरेंस होगा उतना फास्ट गैस एक्सचेंज होगा। ये नीचे वाली लाइन याद रखना, नोट डाउन करना कि जितना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा उतना फास्ट गैस एक्सचेंज होता है। ओके, ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर प्रेशर हम लोग देखते हैं। ठीक है, MM और HG में। ठीक, सबसे पहले प्लेस देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद O2 आप देखेंगे, फिर उसके बाद CO2 देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, O2 159 होता है और CO2 क्या होगा, 0.3% होगा। ठीक है, बट एल्वोलाई में क्या होगा, वो थोड़ा सा देखिए ऑक्सीजन क्या होगा, थोड़ा सा घट जाता है, यहाँ पे 104 रहेगा, बट आपका एल्वोलाई में आते ही CO2 क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाता है, बट CO2 क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा ही डिफरेंस आता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप सभी जानते हैं कि लंग से क्या होता है, O2 पूरी बॉडी में आता है। ठीक है, तो उस समय
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 और CO2 का होता है 40। और टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में जाने के बाद, ठीक है, जब टिश्यू रिलीज करता है ना, तो उस समय क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, O2 का 40 होगा और CO2 का 45 होगा। ठीक है, तो आप इस बात को भी नोट डाउन करिएगा और इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें एकदम जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही आपको लर्न कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। तो सॉल्युबिलिटी में CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, इसलिए CO2 डिफ्यूजन फास्टर होता है। ठीक है, याद रखना, आपने एक देखा होगा एग्जाम ठंडियों के टाइमिंग लोग क्या करते हैं, घर में ब्लोअर या फिर जो कोयला होता है ना उसको जला के सो जाते हैं, और सोने की वजह से क्या होता है, CO2 उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में घुल जाता है और बिल्कुल फास्ट तरीके से घुलता है, और वो लोग क्या करते हैं, साइलेंटली मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने नोटिस किया होगा, नहीं नोटिस किया होगा अपने पापा मम्मी, ठीक है, अपने बड़े भाई, आप सबसे पूछिएगा वो बताएंगे कि वाकई में रात को जब सोते हैं ठंडियों में, तो उस समय कोई आग बाग जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जो क्या करता है, हमारे ब्लड में बहुत स्लो पॉइजन काम करता है, और धीरे से इंसान कब चला गया ऊपर वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं। पहला है आपका एल्वियुलर एपिथेलियम, उसके बाद क्या है, कैपिलरी एंडोथेलियम, उसके बाद है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, टोटल थिकनेस की बात कर लेते हैं अगर, तो याद रखना लेस देन 1 mm। ठीक है, याद रखिएगा लेस देन 1 mm, वेरी एफिशिएंट फॉर डिफ्यूजन। इससे ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम, इससे कम रहेगा तो कम होगा। ठीक है, ज्यादा लेस देन 1 mm ही होना चाहिए आपका। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं। O2 ट्रांसपोर्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। 97% जो होता है ना वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना 4 ऑक्सीजन को बैठा सकता है, यानी कि उसके पास केवल 4 सीटर कार है केवल, बस एक हीमोग्लोबिन के पास, और वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को बैठाया और जाके फिर छोड़ के आता है। ठीक है, और 3% क्या होता है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। और CO2 का ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। उसके बाद 20-25% आरबीसी से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और 7% क्या होता है आपका, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, बात को समझे, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कर लीजिए आप। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो इसको देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस O2, ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो ऑक्सीजन को पकड़ भी सकता है और छोड़ भी सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, पकड़ भी सकता है और उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड होता है, यानी कि लंग्स में जो O2 होता है ना, ये देखिए लंग्स में जो O2 बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन जो O2 को बाइंड करता है, और टिश्यू में जो O2 को रिलीज करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और बाइंड, इसके सेकंड पॉइंट है बाइंडिंग डिपेंड्स मेनली ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है, यानी कि जहां ज्यादा वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा पकड़ता है। ठीक है, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पकड़ लेगा, यानी कि ऑक्सीजन जहां भी ज्यादा है उसको क्या करेगा, जल्दी जल्दी उसको पकड़ के रख लेगा। और CO2 कम कम जहां कम होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां पे क्या करेगा, छोड़ देगा। अब बात करते हैं हम लोग सिग्मोइड कर्व की। आपने एक ग्राफ देखा होगा अपने एनसीईआरटी में, उस ग्राफ को देखिएगा, उस ग्राफ के बारे में ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जो होगा आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, एस टाइप का। ठीक है, इसमें सबसे पहले याद रखना कि एस टाइप का ग्राफ बनता है, और इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में O2 बाइंडिंग क्या होगी, स्लो होगी, बीच में फास्ट होगी, फिर लास्ट में क्या हो जाएगी, फिर एंड में फिर स्लो हो जाती है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कर्व ग्राफ के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्वेलाई कंडीशन के बारे में बात करते हैं। फेवर बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग के टाइम पे इसमें क्या होता है, आपका लंग्स ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़ सकता है। ठीक है, लंग्स खुद बनाएगा ऐसा एनवायरनमेंट
कि हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़ के अपने जेब में रख सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसका मतलब है लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन O2 को पकड़ लेता है। ठीक है, कुल मिला के आप इतना जानो, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 को जल्दी जल्दी पकड़ के अपने जेब में रख लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम होता है, यानी कि ब्लड थोड़ा अल्कलाइन होता है और बाइंडिंग इजी होती है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद लो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के बारे में बात करते हैं, हाई पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कम एसिड और ज्यादा बेसिक होता है, इसका मतलब कम एसिड, यानी कि एसिड जो है वो कम रहेगा और बेस क्या रहेगा आपका, बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग स्ट्रांग होती है। उसके बाद लो टेम्परेचर की बात करते हैं, ठंडी जगह पे ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंडिंग स्ट्रांग होती है। याद रखना कि ठंडी जगहों पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग हमेशा स्ट्रांग रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग टिश्यू कंडीशन की बात करते हैं फेवर रिलीज में। इसमें क्या होता है, इसमें टिश्यू का एनवायरमेंट क्या है ना, जो टिश्यू है आपका, उसका जो एनवायरमेंट है वो हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, आदेश देगा कि ऑक्सीजन क्या है, उसको छोड़ दो, तो वो छोड़ देता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट दिया है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या है, टिश्यू में O2 कम रहता है, इसलिए O2 को रिलीज करता है यहाँ पे। ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब सेल CO2 बनाती है, ब्लड थोड़ा एसिडिक होता है और इसी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 को देता है। ठीक है, याद रखना आप। और हाई हाइड्रोजन आयन यानी कि लो पीएच एसिडिक एनवायरमेंट होता है, इसीलिए O2 यहाँ पे क्या होता है, रिलीज इसका फास्ट हो जाता है। और हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, सेल जब वर्क करते हैं तो हीट बनती है। ठीक है, सेल याद रखना, आपके बॉडी में सेल जब भी वर्क करेंगे तो हीट बनेगी, और इसी हीट के कारण क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लूजनेस खत्म हो जाएगा और O2 को वहीं पे वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद अमाउंट डिलीवर्ड की बात करें तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, उसमें से 5 ml O2 टिश्यू को देता है। ठीक है, याद रखना 100 ml आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है, उसमें से 5 ml O2 क्या करेगा, टिश्यू को दे देगा वो। उसके बाद है CO2 ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आपका क्या होता है CO2 ट्रांसपोर्ट। इसमें देखिएगा आप लोग, कहाँ गया पेंसिल मेरी, इसमें क्या है CO2 प्लस HB, ठीक है, ये दोनों मिला के मिल के क्या बनाते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, और बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट टिश्यू ऑफ PCO2 की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या आता है, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो क्या करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड हो जाता है और ब्लड CO2 लेकर लंग्स की तरफ जाता है। उसके बाद है आपका एल्वलाई की बात करते हैं, एट एल्वलाई, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होता है, लो होता है, और क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ देता है यहाँ पे। ठीक है, रिलीज करता है और CO2 एल्वलाई में जाकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, लास्ट में ही होता है, CO2 एल्वलाई में जाता है, एल्वलाई के बाद हम लोग उसे एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पे CO2 का काम तमाम, और फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर CO2 छोड़ते हैं, यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ओके, अब एक है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू पर बाइकार्बोनेट बनता है, आप सब जानते हैं टिश्यू पर क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा, और एल्वलाई पे CO2 रिलीज होता है। याद रखिएगा, एल्वलाई पर क्या होगा, CO2 रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद फिर एक्सेल हो जाएगा। अमाउंट डिलीवर्ड की बात करें तो 100 ml, ठीक है, 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml CO2 एल्वलाई को देता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जानिएगा, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेडुला की। ठीक है, मेडुला रेस्पिरेटरी रिदम, रिदमिक, ठीक है, रिदम सेंटर से बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। और यही याद रखना, यही क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है आपका मेडुला। और इसमें क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि सांस कितनी बार लेना है और कितनी डीप लेनी है। ठीक है, याद रखना, ठीक है, आपका मेडुला ही है, वही डिसाइड करेगा कि आपको सांस कितनी बार लेनी है और कितनी डीप लेनी है। अब बात करते हैं हम लोग पॉन्स की। तो पॉन्स क्या होता है आपका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं इसे, और इसमें क्या होता है, रिदम को मॉडिफाई करता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि इनहेल कितनी देर तक चले। ठीक है, याद रखना, जो पॉन्स है वो डिसाइड करेगा कि आपने जो इनहेल लिया है वो कितनी देर तक चलेगा। ओके, उसके बाद आपका कीमोसेंसिटिक एरिया की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, आपका मेडुला के पास पास होता है, और ये सांस को कंट्रोल करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है। ठीक है,
और ये क्या सेंस करता है, ये CO2 और H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन को सेंस करता है। ठीक है, जब CO2 या हाइड्रोजन आयन ब्लड में क्या होता है, बढ़ता है ना, तो ये क्या करता है, ये सेंट्रल एक्टिविटी देता है और ब्रीदिंग रेट आपका क्या हो रहेगा, बढ़ जाएगा आपका, और CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद O2 का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, O2 का कोई रोल ही नहीं होता है। सारा खेला कौन खेल रहा होता है, आपका CO2 और प्लस हाइड्रोजन आयन खेल रहा होता है। ठीक है, आपको बस इतना जानना है। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। लास्ट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले अस्थमा की बात करते हैं हम लोग। तो अस्थमा में क्या होता है आपका, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो लंग्स के ट्यूब होते हैं ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने की वजह से उसकी जो इतनी मोटी नली थी ना, वो इतनी पतली हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। और उसके बाद एम्फाइसेमा की बात कर लेते हैं। तो एल्वियोलर वॉल्स क्या होते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं, और सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है, और ये स्मोकिंग के थ्रू होता है। ठीक, जो ज्यादा बीड़ी सिगरेट के यूज करते हैं ना, ठीक है, बोलते हैं ना सिगरेट और बीड़ी पी रहे हैं, तो स्मोकिंग करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, डस्ट की वजह से होता है, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में काम करने से फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, और इस फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग्स जो हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा आपका था नीट में जो ये चैप्टर है ना, हमारा फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अब देखूं यहाँ में कुछ पढ़ाने की जरूरत, सारे टॉपिक आपके लगभग लगभग कवर हो गए हैं। और बस आपको एक बार रिवीजन करना है, रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट है ये, थोड़ा शॉर्ट नोट्स था। जो भी नीट में आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आप लोग इसको देखिएगा, बार बार देखना आप लोग। ठीक है, हमारा ये चैप्टर था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये खत्म हो चुका है। टाइम तो मैंने नहीं देखा, हो सकता है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया हो, तो वो आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे थंबनेल में 35 मिनट लिखा है, तो 35 मिनट जरूरी नहीं कि पढ़ाया जाएगा, क्योंकि थंबनेल पहले बना होता है और मैं पढ़ाता बाद में हूँ। एक दो टॉपिक भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन अगर कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नीट एग्जाम के लिए मैं अभी से आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, और अपना जर्नी आप स्टार्ट कर दीजिए आज से, अभी से, क्योंकि मेरे साथ पढ़ना है तो थोड़ा आपको वर्क करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।